हे फोक्स, स्वागत है आपका द बैक स्टेज के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाटक के बारे में जो हिंदी थिएटर में एक माइलस्टोन बन गया था और जिसका नाम है आधे अधूरे बाय मोहन राकेश। ये कहानी है एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की, लेकिन असल में ये हमें लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप्स का सच दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मास्टरपीस इंडियन थिएटर जगत में एक मिसाल बन गया था। मोहन राकेश का आधे अधूरे हिंदी भाषा में लिखा गया एक ऐसा नाटक है जिसने इंडियन मॉडर्न थिएटर को एक नई पहचान दी थी। उन्होंने ये नाटक 1969 में लिखा था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये नाटक एक्टर ओम शिवपुरी जी को दिमाग में रख के लिखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि इस नाटक के जो प्रमुख 5 पुरुष पात्र हैं वो कोई एक ही अभिनेता निभाए। ये नाटक हमको दिखाता है कि कैसे एक 5 लोगों की एक फैमिली जो गरीबी, बेरोज़गारी और कई सारी समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, वो हालात का समझौता करने की बजाय एक दूसरे के दुख को और बढ़ावा देते जा रहे हैं और जिसके चलते वो एक दूसरे से और दूर होते नज़र आ रहे हैं। राकेश जी का ड्रामेटिक ट्रीटमेंट तो काफ़ी पावरफुल है ही, लेकिन जो इस नाटक को और गहरा बनाता है वो है इसकी मन को चुभाने वाली भाषा और बीच बीच की वो गहरी खामोशियाँ जो शब्दों के चाबुक के साथ मन को चीर जाती हैं। आधे अधूरे यानी हाफ वे हाउस एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जो अपनी इनकम्प्लीट ज़िंदगी और ब्रोकन रिलेशनशिप्स के साथ स्ट्रगल कर रही है। ये स्टोरी है सावित्री की, एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन जो अपनी शादी और मंडेन लाइफ से डिससेटिस्फाइड है। उसका हस्बैंड महेंद्र नाथ अनएम्प्लॉयड और इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। उनके 3 बच्चे बिन्नी, अशोक और किन्नी अपनी एस्पिरेशंस और फ्रस्ट्रेशंस के साथ एक केओटिक फैमिली पिक्चर बनाते हैं। ये नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे मॉडर्न लाइफ के इमोशनल और साइकोलॉजिकल वॉइड का एक एनालिसिस है। ये नाटक शुरू होता है एक आदमी के साथ जिसने एक काला सूट पहना हुआ है। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ है। वो रोशनी का बिल्कुल सामना नहीं करना चाहता क्योंकि वो 1960s के इंडिया के मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जब औरतों ने अभी अभी जॉब मार्केट में कदम रखा था। वो ऑडियंस से यही कहता है कि वो भी उन्हीं करोड़ों लोगों में से कोई एक है जिनको हम आम सड़कों पे मिला करते हैं। उसकी और कोई भी खास पहचान नहीं है, बस वो भी अपनी ज़िंदगी जीने की एक कोशिश कर रहा है और उसकी आवाज़ बहुत धीमी है और बहुत मुश्किल से सुनाई देती है क्योंकि उसकी आवाज़ भी वैसी इंडियंस की आवाज़ है जो खुद ही अपनी आवाज़ से वंचित है। सावित्री अपने पति और घर के बाकी लोगों से पूरी तरह परेशान है। उसके लिए महेंद्र एक कंप्लीट फेलियर है जो अपना सब कुछ बिजनेस में गंवा चुका है और अब किसी काम का नहीं है। सावित्री की छोटी सी सैलरी ही पूरे घर का अकेला इनकम सोर्स है। वो अपने बेटे को एक अच्छी जॉब दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। इसी इरादे से वो अपने बॉस सिंघानिया को घर पर बुलाती है, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके अशोक को एक अच्छी जॉब दिलवा दे। लेकिन अशोक सिंघानिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी कई आदतों से नफरत करता है। सावित्री की कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं होता और उसकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। इसके ऊपर से उसकी नई शादीशुदा बेटी बिन्नी ज़्यादा वक्त उसके साथ ही गुजारती है क्योंकि वो अपने पति को पसंद नहीं करती। सबसे छोटी बेटी किन्नी
जो अब जवानी की दहलीज पर है। आदमी और औरत के रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहती है। पूरी फैमिली एक ऐसी उलझन में फंसी हुई लगती है जहाँ से कोई उन्हें निकाल नहीं सकता। बस एक दूसरे को चोट पहुँचाना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। सावित्री से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वह अपने पुराने दोस्त जगमोहन के साथ भागने का फैसला करती है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। आखिर में वह वही उदासी और टेंशन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। इस नाटक के कैरेक्टर्स सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं हैं, वो सोसाइटी के अलग अलग आर्कटाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस नाटक में 9 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो हमें दिखाई पड़ता है वो है आदमी जिसने एक ब्लैक सूट पहना हुआ है। कहा जाए तो वो इस नाटक का सूत्रधार भी है। और इसके अलावा बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि द फर्स्ट मैन यानी कि महेंद्रनाथ, सेकंड मैन यानी कि सिंघानिया, थर्ड मैन जुनेजा, फोर्थ मैन जगमोहन, द वुमेन सावित्री, और सावित्री और महेंद्रनाथ के 3 बच्चे अशोक, बिन्नी और किन्नी। इन कैरेक्टर्स के पर्सनल नेम्स नाटक के बीच में पता चलते हैं, लेकिन ऑथर ने उन्हें सबसे पहले फर्स्ट मैन, सेकंड मैन और ऐसे टाइटल्स ही दिए हैं। इसका रीज़न ये है कि ऑथर ये एस्टैब्लिश करना चाहता है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली की कहानी नहीं है, बल्कि समाज की एक ये ब्रॉडर पिक्चर है। सावित्री इस नाटक का एक मुख्य किरदार है, एक वर्किंग वुमेन जो अपने हस्बैंड की फेलियर से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। वो अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स में फुलफिलमेंट ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। जब सावित्री घर की ब्रेड विनर बन जाती है तो वो पूरे घर पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेती है और अपने बेरोजगार पति महेंद्रनाथ को बेकार और निरर्थक समझने लगती है। इकोनॉमिक सिचुएशन एक मेजर रोल प्ले करती है जो उसे घर की लीडर बनाती है और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करती है। महेंद्रनाथ, सावित्री का हस्बैंड, एक पैसिव और डिफीटेड इंसान जो चेंजिंग टाइम्स के साथ अपने को अडेप्ट नहीं कर पाया। इकोनॉमिक क्राइसिस और फैमिली का ब्रेड अर्नर होने की आइडेंटिटी खो देने की वजह से महेंद्रनाथ की पोजीशन घर में एक नॉन एंटिटी बन चुकी है, जो उसके मन और दिल पर गहरा असर डाल रही है। उसे ये बात बहुत चुभती है कि अब घर में उसका कोई कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं रहा और उसे सिर्फ एक स्टैम्प ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी की तरह देखा जाता है, जो बस ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जाता है। बिन्नी और अशोक दोनों बच्चे अपने अलग स्ट्रगल्स फेस करते हैं। बिन्नी अपनी फेल्ड शादी से और अशोक अपनी आइडेंटिटी और करियर के क्राइसिस से। अशोक अपनी आइडेंटिटी एक ऐसे एमॉर्फस वर्ल्ड में तलाश रहा है जो रियलिटी और ज़रूरत से अलग है और बस आइडलनेस और रोमांस के आसपास घूमता है। उसके पेरेंट्स के बीच रोज़ की नफरत और झगड़े उसके होम के कॉन्सेप्ट को बिगाड़ देते हैं। इसी वजह से वो एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में मीनिंग और आइडेंटिटी ढूंढता है जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रेशर और घर की टेंशन से बिल्कुल फ्री हो। सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी को भी अपने लिए एक सेफ स्पेस और पहचान की तलाश में दिखाया गया है। वो मनोज के साथ भाग जाती है। ये सिर्फ प्रेम या रोमांटिक जज्बात की वजह से नहीं, बल्कि अपने घर से दूर एक ऐसे जगह की तलाश में जहां उसे सुकून और सुरक्षा मिल सके। लेकिन जब उससे अपने पति के सख्त कंजर्वेटिव सोच का सामना होता है तो उसके आगे भी जिंदगी जीने के मायनों को लेके कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। किन्नी सबसे छोटी बेटी जो अपनी इनोसेंस और क्वेश्चंस के थ्रू फैमिली की हिपोक्रेसी और टेंशन्स को एक्सपोज करती है। द स्ट्रेंजर एक रिकरिंग कैरेक्टर जो सावित्री के अनफुलफिल्ड डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके फेलियर्स को भी हाईलाइट करता है। आधे अधूरे एक क्लासिक नाटक इसलिए है क्योंकि ये इतना रॉ है और इतना ऑनेस्ट है कि कोई भी इसमें कहीं ना कहीं अपने को रिलेट कर सकता है। इसके जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक हैं, इसके कैरेक्टर्स फ्लॉड हैं
और जो इसकी थीम है वो यूनिवर्सली काफ़ी रेलिवेंट है। तो जैसे कि सावित्री का रेस्टलेसनेस, महेंद्रनाथ का वो फेलियर और बच्चों का वो कांस्टेंट स्ट्रगल, तो इसके कैरेक्टर्स के साथ आप कहीं ना कहीं ज़रूर अपने को रिलेट कर सकते हैं। और इस नाटक का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो भी अपने टाइम पे काफ़ी रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि ये नाटक सिर्फ एक सिंगल एक्ट में प्रस्तुत किया गया है। तो एक सिंगल एक्ट में उतनी कांस्टेंट टेंशन के साथ स्टोरी टेलिंग करना वो अपने में काबिले तारीफ था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस नाटक ने काफ़ी सारे कन्वेंशंस को तोड़ा था और अपना एक नया रास्ता बनाया था, तो जिससे मॉडर्न इंडियन थिएटर को एक नई पहचान मिली थी। आज भी फैमिलीज का वर्क लाइफ बैलेंस, जनरेशनल गैप और पर्सनल एस्पिरेशंस का स्ट्रगल चलता चला जा रहा है, जो कल भी था और आज भी है। बस थोड़ा वक्त ही बदला है और थोड़ा ज़माना, लेकिन मूल तौर पर हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। सावित्री का इंडिपेंडेंस और सेल्फ फुलफिलमेंट का क्वेस्ट आज की वर्किंग वुमेन के चैलेंजेस को मिरर करता है। महेंद्रनाथ की इनसिक्योरिटीज़ उन लोगों को दिखाती है जो रैपिडली चेंजिंग दुनिया में अपना रोल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाटक हमें आज के ज़माने की शादियों पर सोचने का मौका देता है, जहां आजकल जब ज़्यादा लोगों में फेमिलैरिटी होती है तो इनडिफरेंस या कंटेम्प्ट भी ज़्यादा आ जाता है। जितना ज़्यादा दो लोग एक साथ रहते हैं उतना ही ज़्यादा वो एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। तो इस नाटक का सबसे पहला शो देशांतर ने किया था नई दिल्ली में, ओम शिवपुरी की डायरेक्शन में। तो जब ये नाटक सबसे पहले प्रस्तुत किया गया तो ये नाटक लोगों को बहुत पसंद नहीं आया और कई सारे लोगों ने इसको नेगेटिव फीडबैक दिया, खासतौर से जो लोग थिएटर से जुड़े हुए थे, जो उसके जर्नलिस्ट वगैरह थे। उनका कहना था कि इस नाटक में एक कोई सिंगल प्लॉट नहीं है, और ये बात लोगों को पसंद नहीं आ रही थी कि एक एक्टर से इतने सारे रोल क्यों प्ले किए कराए जा रहे हैं। और जो इसका सेंस ऑफ डिस्पेयर था उस पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे थे। एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इतनी ज़्यादा क्यों दिखाई जा रही है, और वो लोग कह रहे थे कि ये नाटक सिर्फ एक ड्रामा है और इसको सिर्फ कमर्शियल मोटिव्स के लिए बनाया गया है और कुछ नहीं। लेकिन ये नाटक आज भी दुनिया भर के क्रिएटिव डायरेक्टर्स, एक्टर्स और थिएटर आर्टिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। ओम शिवपुरी जो प्ले पर अपना नज़रिया दे रहे थे, उन्होंने इसके मल्टीपल मीनिंग पर फोकस किया। ये एक कहानी है जो आदमी और औरत के बीच की बढ़ती हुई टेंशन्स को दिखाती है और कैसे लोगों के सेल्फिश मोटिव्स की वजह से फैमिली कोलैप्स हो जाती है। शिवपुरी ने सक्सेसफुली इस नाटक को प्रोजेनियम थिएटर और ओपन एयर सेटिंग्स दोनों में स्टेज किया। उनके प्रोडक्शन का एक खास फीचर था फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल, एक एक्टर का मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करना, एक्टर्स का बिना मेकअप के अपीयर होना, और सबसे ज़रूरी बात, प्लेराइट के साथ पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में एक कांस्टेंट डायलॉग रखना। लिलित दुबे का प्ले का प्रोडक्शन भारत भवन भोपाल में अक्टूबर 2013 में काफ़ी रिमार्केबल था, खासकर प्राइम टाइम थिएटर मुंबई के आर्टिस्ट की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से। लिलित दुबे सावित्री के रूप में और मोहन आगाशे जो मल्टीपल मेल रोल्स प्ले कर रहे थे, उन दोनों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने फैमिली के जज्बाती टर्मोइल को और उसके लगातार एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में जाने की कहानी को खूबसूरती से पेश किया। री इंटरप्रिटेशन के क्षेत्र में एक नोटवर्दी प्रोडक्शन अमल अलाना का था, जो NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली के लिए किया गया था। अलाना ने प्ले के फॉर्मल स्ट्रक्चर को रीवर्क किया, 2 एक्ट्स को एपिसोडिक यूनिट्स में तोड़ दिया। उन्होंने काबुकी ओरिजिन का कोरस शामिल किया और ड्रम्स और वुडन क्लैपर्स की आवाज़ का इस्तेमाल किया ताकि ऑडियंस को कॉन्फ्लिक्ट के कोर में इमर्स किया जा सके। एक ट्रायंगुलर स्पेस को एक्टिंग एरिया के रूप में यूज़ किया गया, जो प्ले के ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता था, आदमी, औरत और सर्कमस्टांसेस। आधे अधूरे को 2 जून 2019 को बंगाली स्टेज पर भी
आमिश घोष ने शोहन प्रोडक्शन के बैनर के अंडर स्टेज किया। इस नाटक को ललित दुबे और रोहित फिलिप की डायरेक्शन में एक टेली प्ले में अडैप्ट किया गया था, जिसका नाम भी आधे अधूरे ही था, और ये ZEE5 पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है। तो ये थी कहानी आधे अधूरे की। आधे अधूरे जो सिर्फ एक नाटक नहीं है, वो एक आईना है जो दिखाता है हमारी सोसाइटी की वीकनेस, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स और उसकी ह्यूमैनिटी को। मोहन राकेश का ये मास्टरपीस आज भी थिएटर लवर्स और उसके प्रैक्टिशनर्स को काफ़ी इंस्पायर करता है, तभी ये हिंदी ड्रामा का एक कॉर्नरस्टोन है। तो अगर आपने ये नाटक नहीं देखा या पढ़ा तो मैं ज़रूर इस नाटक को रेकमेंड करूँगा, इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें। मैंने खुद तो इसको एक किताब के ज़रिए समझने की कोशिश करी थी। तो कहा जाए तो ये नाटक एक जर्नी है जो आपको रिफ्लेक्ट और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करेगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, जिसमें हम एक और दूसरे नए नाटक के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ छुपी हुई कहानियों के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए आप इस रंगमंच की दुनिया को सेलिब्रेट करते रहिए। हम लोग जल्द मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय बाय। एक बात पूछनी है आपसे, आदमी किस हालत में सचमुच में एक आदमी होता है? यूं तो जो कोई भी आदमी की तरह चलता फिरता है, बात करता है, वो आदमी होता है ना। पर असल में आदमी होने के लिए जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा हो, अपनी एक शख्सियत हो। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि जब से मैंने उसे जाना है, मैंने हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी ना किसी का सहारा ढूंढते पाया है, और खासतौर से आपका। ये करना चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछ लूं, वहां जाना चाहिए या नहीं, जुनेजा से राय ले लूं। कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है तो भी जुनेजा की पसंद से, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाना है तो भी जुनेजा की सलाह से। यहां तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी किस लिए किया? जुनेजा के हामी भरने से। वाह! और उस भरोसे का नतीजा, अपने आप पर उसे कभी किसी चीज के लिए भरोसा ही नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी है जुनेजा। जुनेजा सोचता है, जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है वो उसे भी सोचना है, उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने आप में, और वो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। मुझे असलियत की बात करने दीजिए। एक आदमी है, घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। और कौन सी जरूरत? अपने अंदर की किसी मतलब एक अधूरापन कह लीजिए उसे, उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। यानी दूसरों को पूरा करते रहने में जिंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की एक चीज है वो। जो कुछ वो दूसरों से चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वो सोचते हैं कि उसकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, इस काम के लिए कोई और नहीं जा सकता। हाँ, महेंद्र ना चला जाएगा, इस बोझ को कोई और नहीं ढो सकता। महेंद्र ना ढोलेगा, प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी। खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्र नाथ, और खाने भर चुकने पर महेंद्र नाथ कहीं नहीं। अरे महेंद्र नाथ तो अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है। और उसका हिस्सा ये दूसरे चौथे तीसरे दर्जे की घटिया चीज है जिससे वो सोचता है कि उसका घर बन रहा है। अच्छा, इसकी वजह मैं थी, यही कहना चाहते हैं ना आप? और वो मुझे खुश रखने के लिए ये लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी, क्या चीज और कौन आदमी? अपने दिल में तो आप जानते होंगे ना। अरे मत कहिए मुझे महेंद्र नाथ की पत्नी,